सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी शानदार और प्यारी बात यहाँ पर बोली गई है कि जिंदगी में कई बार आप लोग कई सारे काम करने से डर लगता है, पर लेकिन जब आप लोग उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों को फिर अंदर से कॉन्फिडेंस भी इतना ही ज्यादा आएगा। ये जिंदगी में इंप्लीमेंट करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत सारी चीज समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। द बेस्ट वे टू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस इज टू डू व्हाट यू आर अफ्रेड टू डू। यानी कि जो भी काम आप लोग करने से डरते हैं उसी काम को करना स्टार्ट कर दीजिए, तो आप लोग के अंदर अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। आज की डेट में अगर आप लोग बात करिए, कई सारे बच्चों के आज के डेट में मेल आते हैं कि सर आंसर राइटिंग लिखने में बड़ा ही डर लगता है, सर लिखता तो हूं पर लेकिन पोस्ट नहीं कर पाता हूं कि लोग क्या सोचेंगे। यार जिनके बारे में आप लोग ये सोचते हैं ना कि लोग क्या सोचेंगे, वो मां के पेट से सीख कर नहीं आए हैं, उन्होंने भी यहीं पर ही सीखा है। वो भी स्टार्टिंग में दुनिया भर की गलती कर रहे थे, पर लेकिन आज की डेट में वो लिख रहे हैं ना, पोस्ट कर रहे हैं ना, और आप लोग को लग रहा है कि बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो एक दिन में नहीं सीखा है उन्होंने भी। तो कोई भी मां के पेट से सीख कर नहीं आता है। अगर आज लिखना स्टार्ट करोगे वो तो आप लोग अपने आप को देखना 3 महीने बाद आप लोग की क्या परफॉर्मेंस रहेगी। तो इस तरीके से चीजें जो भी आप लोगों को लगता है वो काम को करना स्टार्ट तो कीजिए। लगता है रनिंग करनी है, नहीं हो पाएगा, सुबह उठना है, नहीं हो पाएगा, पहले से ही हथियार डाल के बैठ गए, यार कैसे हो पाएगा। तो पहले चीजों को सोचिए तो सही ढंग से, उसको करना इंप्लीमेंट तो करिए सही, फिर सारी चीजें आप लोगों को नजर आएंगी कि हाँ यार ये चीजें आसान है, हो तो रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रही है। तो चीजें पहले आप लोगों को उस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसके लेवल पर जाकर सोचना पड़ेगा कि हाँ ये करना है तो करना है, भले ही बेइज्जती हुए, भले ही कुछ भी हो, अब मुझे ये अचीव करना है तो करना है। तो इसलिए हमेशा एक बार डिसाइड करो चीज को करने के लिए और फिर उसको अच्छे से करो मन लगाकर, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएंगे। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप लोग अगर नेगेटिव चीजें सोचते हैं और आप लोग पॉजिटिव चीजें सोचते हैं, तो आप लोगों की जो पॉजिटिव थॉट प्रोसीजर होता है ना, जो पॉजिटिव चीजें सोचने का जो प्रोसीजर होता है उसकी पावर ज्यादा होती है। यानी कि आप लोग नेगेटिव चीजें सोचोगे वो इंपैक्ट तो डालेगी आप लोगों के ऊपर, पर लेकिन वो कम डालेगी। अगर आप लोग लंबे समय तक नेगेटिव सोचते रहोगे तो वो तब जाकर इंपैक्ट डालना स्टार्ट करेगी। पर लेकिन पॉजिटिव चीजें अगर आप लोग थोड़ी देर के लिए भी सोचोगे ना तो वो ज्यादा एनर्जी आप लोगों को देकर जाएगा। तो हमेशा लाइफ में पॉजिटिव अफर्मेशन रखिए कि हाँ मैं काफी अच्छा कर रहा हूं, जिंदगी में काफी कुछ मैंने अचीव कर लिया है, अब तक यहां तक अचीव किया तो यार आगे भी कर ही लेंगे। तो इस तरीके से अपने आप से बातें करना सीखिए। लोगों से तो बकर बकर करते होंगे, बहुत सारी बातें करते होंगे आप लोग, कभी अपने आप से बैठकर बातें की है 5-7 मिनट? आप लोगों ने कभी अपने आप से डिस्कस किए चीजें कि अपने आप को देखा है कि आप लोग कहां देखना चाह रहे हैं दुनिया के बारे में? तो आप लोग बहुत बातें करते होंगे, यार ये वो कर रहा है, वो ये कर रहा है। अबे आप क्या कर रहे हो वो तो देखो, 1 मिनट बैठ के अपने बारे में तो सोचो थोड़ा सा कि अभी यहां पर होगी, आगे आने वाले 5 साल में अपने आप को कहां देखना चाहते हो, 10 साल में कहां देखना चाहते हो, उसके बारे में सोचा है कभी बैठ के? अगर नहीं सोचा है तो उन चीजों के बारे में सोचो, ना कि फालतू की चीजों में अपने टाइम को वेस्ट करना। ठीक है, तो जिंदगी फिर देखना कितनी प्रोडक्टिव आप लोगों को होती हुई नजर आएगी। ये 2 वीडियो हैं, अगर यार ये 2 वीडियो आप लोग रेगुलर देख पाते हैं तो आप लोगों का करंट अफेयर जो है वो आप लोगों की मुट्ठी में होगा, इसकी गारंटी ले सकता हूं मैं, अगर रेगुलर आप लोग इनको फॉलो करते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है ये वीडियो देखने के बाद में यार इसकी तो पीडीएफ होनी चाहिए हमारे पास में, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है, कोई भी आप लोगों को इसके लिए पैसा पे नहीं करना है। यहां पर जाकर आप लोगों को पीडीएफ, इसी के साथ में और भी कई सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगती है, इसी के साथ में वीडियो का अगर आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो वो भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाता है। तो सारी पीडीएफ जितनी भी वीडियो आती है उनकी सबकी पीडीएफ आप लोगों को यहां पर मिल जाती है। इवन जो रिवीजन की सारी वीडियो उनकी पीडीएफ में ऑलरेडी यहां पर प्रोवाइड करा चुका हूं, तो ये जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना, सारी चीजें आप लोगों को एक जगह इकट्ठी मिल जाएंगी। ओके, आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टकटकी लगाकर आप लोगों को ये लेक्चर देखना है, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं पहले लेक्चर के अंदर क्या डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। तो एक एक बातें जानते हैं फिर हम लोग चीजें अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको यूएनजीए भी आप लोग बोलते हैं। इसके द्वारा अभी एक अप्रूवल किया गया है, एक पर्टिकुलर जो रिजोल्यूशन है, मतलब एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं यहां पर एक चीज पर सहमत हुई है किसी चीज पर, वो क्या है? परमानेंट फोरम ऑफ पीपल ऑफ डिसेंट। तो यहां पर पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में आर्टिकल अच्छा है, ये कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, जब डिस्कस करूंगा डिटेल में समझेंगे यहां पर इस आर्टिकल को। फोरम का जो फोकस एरिया, जो थीम है, ये रिकॉग्नाइज करना है और इसी के साथ में कुछ और बातें बोली गई है। यानी कि कुछ ऐसे सोसाइटी में लोग होते हैं जिनके बारे में कोई ज्यादा सोचता नहीं है, उनको गलत तरीके से देखा जाता है, उनकी कोई इज्जत भी नहीं करता है, कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये गलत है। एक इंसान जो है, हर एक इंसान जो है वो इक्वल है। ये अलग बात है कि आप लोग पैसा कम कमा रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं, तो पैसा अपनी जगह रहता है। जब इंसान यहां से जाता है ना धरती पे से, सब कुछ यहीं पे रखा रह जाता है। तो कभी भी पैसे चीजों को लेकर घमंड नहीं करना है। हर एक इंसान जो है, अगर आप लोगों को लगता है किसी की हेल्प कर सकते हैं तो आप लोग हेल्प जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है नहीं हेल्प कर सकते तो फिर कोई बात नहीं है, पर लेकिन उसके बारे में किसी के सामने ना गलत बोलना है, ना गलत किसी के बारे में कुछ किसी को कहना है, ना सुनना है। ठीक है, अगर कोई इंसान आप लोगों के पीठ पीछे आप लोगों के सामने किसी की बुराई करे तो आपके पीठ पीछे वो आपकी बुराई करेगा, इस बात को मैं 110% लिख कर दे सकता हूं। तो इसलिए कभी भी किसी बुराई करने वाले इंसान के पास में रह रहे, उससे 100 गज की डिस्टेंस, उन्हें कहते हैं कोरोना से 2 गज की डिस्टेंस
तो बुराई करने वाले इंसान से 100 गज की डिस्टेंस, ठीक है, वरना आप लोगों को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी लगेगी। आगे बात करते हैं, जनरल असेंबली के द्वारा ऑफिशियली लॉन्च किया गया था यहाँ पर इंटरनेशनल डेकेड ऑफ पीपल ऑफ अफ्रीकन जो डिसेंट है। तो ये कब से लेके कब तक का यहाँ पर ये बेसिकली इनके द्वारा लॉन्च किया गया, ये आप लोग को बताना है। इंडियन काउंसिल ऑफ जो मेडिकल रिसर्च है उसके द्वारा हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नेक बाइट के बारे में बात की जा रही है, इनके सांप के काटे जाने से सबसे ज्यादा है किसी कंट्री में अगर डेथ होती है तो वह है कौन सी कंट्री, हमारी कंट्री। आप लोगों को ये बताना है कितने प्रतिशत जो ग्लोबल में स्नेक बाइट की वजह से जो डेथ होती है हमारे देश में कितने प्रतिशत होगी। चलिए आप लोगों को ऑप्शन देता हूं, 40% होगी, 50% होगी, 60% होगी या फिर 70% होगी। तो बताइए, देखता हूं कौन आंसर सही देता है इसका, फिर जब पढ़ेंगे तो आप लोग जान पाएंगे। स्नेक बाइट जो यहां पर बेसिकली जो स्नेक बाइट इन्वेमोनिंग एक तरीके से जो जहर फैलती है ना उसकी वजह उसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे ही बोलेंगे यहाँ पर स्नेक बाइट इन्वेनमी। तो अगर इसको आप लोग बात करें तो किसके द्वारा इसको क्लासिफाइड किया गया है, हाई प्रायोरिटी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। अब ट्रॉपिकल डिजीज किस तरीके से इसको बोला गया है उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, पर लेकिन ये वो बीमारी है जिसके बारे में लोग ज्यादा बातें नहीं करते हैं, इसको बेसिकली इग्नोर करते हैं। अगर बात करें साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था बायो डिकम्पोजर, ये टेक्निक है जिसको क्या बोला गया, ये फिर से अभी न्यूज में आई है। मैंने लगभग मुझे लग रहा है कि ये मैंने लगभग 8 या 9 महीने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। रेगुलर लेक्चर सुनने का ये फायदा होता है। अब फिर से ये न्यूज में आ गया तो फिर से आप लोगों को पूरा एक रिवाइज इसको करा दूंगा मैं, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है आप लोगों को। इसी के साथ में बात की जा रही है हमारी कंट्री का टारगेट है वो कितना है यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें कितने गीगावाट यहां पर करना है 2030 तक। चलिए आप लोग बता देते हैं, ठीक है। तो 2030 तक का हमारी कंट्री में कितना गीगावाट करना है रिन्यूएबल एनर्जी, इसका 60% जो है वो अकेला सोलर से निकल कर आना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है न्यूज, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी जो करंट चेयरमैन है यहाँ पर FEMBOSA, तो ये क्या है यहाँ पर, तो जो सुशील चंद्र है यहाँ पर, ये उनके द्वारा यहाँ पर 11वां जो एनुअल मीटिंग है वो यहाँ पर इसकी इनॉग्रेट की। तो इसके बारे में समझेंगे आखिर हमारी कंट्री के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके पर्टिकुलर चेयरमैन है, तो ये बातें भी आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो काफी प्यारा और काफी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन है, टकटकी लगाकर देखिए, काफी कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलेगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे और आप लोगों के साथ में शेयर करनी है, ये है स्टडी लवर वीर @gmail.com। टोटल मिलाकर कल से लेके अब तक का यहाँ पर आप लोग देखते हैं नॉर्मली यहाँ पर जो पेंडिंग मेल पड़े रहते थे ये कोई ऐसे रहते थे 250-300 जो रेगुलर आप लोगों को देखने को मिलते थे। अभी यहाँ पर कल से आज तक का अगर आप में अंदाजा लगाऊं, कल से या परसों शाम से आप लोग बोल सकते हैं, जब से मैंने आप लोगों को बोला था कि PDF वगैरह आप लोगों को सेंड करनी है, तो 3440 के करीब यहाँ पर आप लोगों को मेल देखने को मिल रहे हैं। बहुत बड़ी टास्क है इन सब मेल को पढ़ना। बेसिकली आप लोगों ने क्या किया है, मेरा काम बढ़ा दिया थोड़ा सा, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप लोगों ने क्या किया है, एक किताब भेज दी NCERT की 6ठी की, NCERT की 7वीं की, NCERT की 8वीं की, मतलब अलग अलग मेल सेंड किए उनके सबके। अब आप लोग समझिए कि कई बार ऐसा है कि एक ने सेंड कर रखी है उसके नीचे किसी दूसरे का मेल आ रखा है, तीसरी सेंड कर रखी है उसके नीचे चौथे का किसी का मेल है। तो इस तरीके सारी जो चीजें हैं वो होच पोच हो चुकी है इसमें। आप लोग क्या करना था, अगर अच्छे तरीके से आप लोग इसको कर पाते, गूगल ड्राइव में अपलोड करके जो भी किताबें आपके पास में आप लोग उसका लिंक शेयर कर देते, ठीक है। इसमें से कम आप लोग बोल सकते हैं रिपीटेडली अगर बात करें 100 आदमी ने भी अगर यहां पर मान लीजिए 100 आदमी मिलाकर अगर 10 भी मेल भेज रहा है तो उससे आप लोग अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये काफी एक बड़ा बर्डन हो गया मेरे लिए। आप लोगों को क्या करना था कि गूगल ड्राइव में सारी किताबें अपलोड कर देते और फिर मुझे लिंक शेयर कर देते, ताकि जिसको भी किताबें चाहिए थी मैं उसके साथ में लिंक शेयर कर देता, ठीक है। तो उसमें मुझे भी आसानी रहती और आप लोगों को भी आसानी रहती। इतनी सारी चीजें आप लोगों ने अलग अलग सेंड की हैं और आगे फ्यूचर के लिए भी आप लोग किसी को शेयर करनी थी तो आप लोग भी आसानी से कर पाते, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फिलहाल जो है अभी इस महीने में इससे ज्यादा जो किताबें मैं जितनी दे चुका हूं अभी उससे फालतू नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लिमिटेड ही बजट रहता है। तो उसी के हिसाब से इससे फालतू जो अगर करूंगा तो फिर मेरा महीना जो है वो खस्ता पड़ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल मिला के टोटल मिला के मैंने 73 जो है वो लक्ष्मीकांत की किताबें दी हैं इस महीने, जो हार्ड कॉपी में रहती है। सॉफ्ट कॉपी की बात नहीं कर रहा हूं, हार्ड कॉपी की बात कर रहा हूं, ठीक है। और इसमें 89 जो है यहाँ पर, ये 89 के करीब है यहाँ पर है जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब आप लोगों को अगर ये लग रहा है कि इनका प्राइस क्या होगा तो आप लोग अमेजन पर जाकर आप लोग देखेगा जो भी इनका प्राइस है और फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देना तो आप लोगों को अंदाजा लगा जाएगा ये कितना यहाँ पर जो किताबें हैं ये दी गई हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि आप लोगों के द्वारा काफी हेल्प की गई। यहाँ पर लगभग 1/5 आप लोगों से यहाँ पर पैसे जो आप लोगों ने दिए 1/5 आप लोगों के द्वारा दिए गए, बाकी और जो बच गया वो आपकी जो बच गया वो सारा और मैंने अपने पास से यहाँ पर किया, ठीक है। तो ये काफी, हालांकि पहले तो ये भी नहीं था पर अच्छा लगा आप लोगों ने जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया, जैसे रोहित हो गया, सुरभि होगी, महेश राठौर, तो कई सारे बच्चे जो है यहाँ पर नए जुड़े हैं।
तो ये जो जिसने भी मेंबरशिप ज्वाइन की है, तो थैंक्स अ लॉट डियर, आप लोगों ने भी एक तरीके से जो कंट्रीब्यूशन किया है, तो कहीं ना कहीं कई सारे बच्चों को तो कम से कम किताबें मिल गई। आप सोचिए यहाँ पर जितने सारे बच्चे, इसमें से 1/5 जो है वो यहाँ पर फैमिली मेंबर के द्वारा सपोर्ट किया गया, ठीक है। पर लेकिन इससे ज्यादा अब मेरे पास में बेसिकली बजट नहीं है कि मैं हेल्प कर पाऊं। अभी अगले महीने रख लेते हैं, क्योंकि अभी जो है ये आधा महीना बचा हुआ है, अगले महीने आप प्रोवाइड करा पाऊंगा, क्योंकि अभी फिलहाल इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यार देखो लिमिटेड ही है, गवर्नमेंट तो होने ही मेरे पास में इतना सारी चीजें जा रही है, ठीक है। हाँ, कई सारे बच्चे बोलेंगे सर मेंबरशिप का थोड़ा दायरा बढ़ाओ, तो उसके बारे में कई सारे बच्चों ने बोला है कि सर उसमें अगर कुछ ज्यादा कोई करना चाहता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। मैंने बोला था कि आप लोगों को अकाउंट नंबर वो सब चीजें तो बिल्कुल नहीं देनी है, ठीक है। तो मेंबरशिप के बारे में देखता हूं उसमें क्या और बड़ा किया जा सकता है, क्योंकि उसमें जो मैक्सिमम जो अमाउंट उसमें बेसिकली रखा जा सकता है, उसमें कई सारे क्राइटेरिया है, ठीक है। उसमें मैक्सिमम अमाउंट तो है, उसमें अगर कोई उसमें उसको ओपन करना चाहता है, आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग चैनल पे अलग अलग चीजें, उसमें 8,000 तक उसमें ओपन कर सकता है, पर मुझे नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा अमाउंट जो है किसी से लेना सही रहेगा, ठीक है। तो उसको लिमिटेड रखता हूं, कितना उसमें रखा जा सकता है। उसमें कुछ ऐसे भी ऑप्शन रखूंगा अगर कि हाँ मेरे से भी अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो उसके लिए ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अगर मेरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए अगर कोई पे कर रहा है, ठीक है, उसके लिए फिर मैं अगर उससे किताबें खरीद रहा हूं और किसी को किताबें दे रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए किसी को मेरे से बातें करनी है, ठीक है, उसमें रख दूंगा कि हाँ किससे मेरे से बातें करनी है, तो उसके लिए अगर वो वहां से उससे कुछ रिवेन्यू आ रहा है तो उसमें मैं और बच्चों को किताबें प्रोवाइड करा पाऊंगा, ठीक है। ये भी मेंबरशिप में मतलब कई सारे उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं यूट्यूब ने, तो उसमें तुम चाहो तो उसमें कई सारे ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो। मैक्सिमम उसमें 8,000 तक का ऑप्शन है, मिनिमम जो है उसमें मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कितना है, तो उसमें हिसाब से उसको डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें देखूंगा अगर वहां से कुछ अगर हेल्प होगी तो फिर इसको कंटिन्यू कर लूंगा, अगर हेल्प नहीं होगी वहां से तो फिलहाल इस महीने के लिए अब इतना ही यार कर पाऊंगा। इनको आप लोग बेसिकली अगले महीने से फिर चीजों को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि मेल बहुत सारे आ रहे हैं मुझे पता है, पर लेकिन एक लिमिटेशन है, तो उसके हिसाब से अभी मैं इसके बारे में आगे बात नहीं करूंगा। जब तक अगले महीने बात करूंगा या फिर बीच में अगर मेरे पास में थोड़ा बहुत रिवेन्यू आएगा तो फिर इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। बस यही बात है आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। मेल कर कर आप भी परेशान मत होना, क्योंकि जो पेंडिंग पड़े हुए हैं पहले उन्हीं को करूंगा, जो नए मेल आते हैं उनका बाद में नंबर आता है, पहले पेंडिंग मेल जो है उन्हीं को मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। जो नए आ रहे हैं उनका बाद में नंबर आएगा, ये एक तरीके से फर्स्ट जो पहले आ रहा है उसी के लिए, ठीक है। तो कुछ बातें थी जो मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि देखिए चीजें यार आप भी समझते हैं उसमें क्या बोलना बार बार वो चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल के बारे में, डिटेल में समझते हैं यहाँ पर कि क्या क्या चीजें की जा रही है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीजें एक एक कर समझ लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों है, क्योंकि पहले भी ये न्यूज में थी, किसानों के बारे में ये न्यूज है, आगे भी अगर आप लोगों से आगे ऐसी न्यूज बनती है तो आगे भी आप लोगों से चीजें बन सकती हैं, कहीं ना कहीं आप लोग इनको समझ सकते हैं। और हाँ, अगर पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो वो जरूर करते रहना, क्योंकि जब मुझे टाइम मिलता रहेगा जो पीडीएफ जो है वो मैं सेंड करता रहूंगा जितना भी मेरे से हो पाएगा पीडीएफ की, क्योंकि पीडीएफ तो काफी सारी आ गई हैं, पर हाँ वो आप लोग जरूर कर लीजिएगा, उसको एक जगह इकट्ठा करके अगर प्रोवाइड करा दें, ठीक है। हिंदी में हो तो हिंदी वाली, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश वाली, जितनी मेरे पास में होंगी पीडीएफ में प्रोवाइड कराता रहूं, क्योंकि उसमें तो मेरा कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, उसमें तो मुझे जरा सी देर लगेगी सेंड करने में, ठीक है। तो पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। अगर पीडीएफ से पढ़ना है तब तक पीडीएफ से काम चला सकते हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये है बेसिकली अगर जैसे कि किसान जो है खेतों में पुआली जलाते हैं, अगर उससे बचाना है तो क्या होता है सर्दियों के टाइम पर जब किसान जो पुआली जलाते हैं, तो दिल्ली के आसपास वाले रीजन में, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर अगर बात करें ये इधर जाएंगे तो आप लोग यहाँ पर हरियाणा देखने को मिलेगा, ठीक है, इधर राजस्थान हो गया, तो इस तरीके से काफी सारा यहाँ पर दिल्ली में पोल्यूशन हो जाता है सर्दियों के टाइम में, ये रहता है कि इकट्ठी हो जाती है एक धुंध टाइप की, ठीक है। तो उसको कम करने की बात की जाती है, तो उसी के चलते यहाँ पर इनके द्वारा एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया गया कि कैप्सूल बना दिए। इन कैप्सूल का नाम जो है इसको बेसिकली पूसा डिकम्पोजर का नाम दिया गया। ये कैप्सूल क्या है, अगर आज की डेट में आप लोग क्या करते हैं, 4 कैप्सूल को अगर आप लोग लेते हैं, 4 कैप्सूल को लगभग 25 लीटर अगर पानी में आप लोग मिला देते हैं, 25 लीटर पानी में मिलाकर लगभग 1 हेक्टेयर की जो जमीन है उसमें आप लोग इसको डाल पाएंगे, यानी काफी बड़ा फायदा हो जाएगा। जो जमीन लगभग 40 से 45 दिन में तैयार होती थी यहाँ पर, वो जमीन आप लोगों को मात्र जो है वो 15 से 20 दिन में तैयार हो जाएगी, अब यानी कि आधे से भी कम टाइम यहाँ पर कर दिया है इस पर्टिकुलर डिकम्पोजर के द्वारा। अगर किसान जो खेतों में इसको डालेंगे तो पहले जो टाइम काफी लंबा पड़ा रहता था अब वो उनका कम हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर, ये अगर इसको ढंग से यूज किया जाएगा तो फायदा देखिए आप लोग कितना देखने को मिलेगा। जो खेतों में पुआली रहती है उसको जलाना नहीं पड़ेगा, वो खेत में अपने आप में ही एक कंपोस्ट खाद बन जाएगी, फिर बस क्या करना है उसमें पानी चलाना है और आप लोगों को खेत बहाना है। तो ये बात है एक, तो इसी के साथ में काफी सस्ता है, ये काफी एक तरीके से नहीं काफी सस्ता उपाय है अगर देखा जाए। इसी के साथ में कोई भी यूज कर सकता है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं लग रही है कि हाँ बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आप लोगों को यहाँ पर लगानी पड़ेगी। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर, ये इको फ्रेंडली भी है, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से काफी अच्छा है, और बाकी स्वच्छ भारत मिशन के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि पुआली जो है वो काफी गलत तरीके से एक तरीके से पोल्यूशन भी फैलाती थी और स्वच्छता को भी एक तरीके से मापदंड को वो जो खंडित करती हुई नजर आती थी। तो अब यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने के जो ढंग से बात की जा रही है, तो लो कॉस्ट जो कैप्सूल है यहाँ पर जिनका नाम है पूसा
डिकम्पोजर। ये यहाँ पर बेसिकली जो डेवलप किया गया है ये ICR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, तो इसके द्वारा मिलकर यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर ये चीजें मैनेज की गई है। अभी यहाँ पर क्यों है ये न्यूज में, इसलिए क्योंकि बनाया गया था जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उस टाइम पर पहले। अभी यहाँ पर 12 के करीब कंपनी ऐसी है जिनको इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। ये यहाँ पर एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर ये इसको यानी कि बनाएंगे और फिर इसको मार्केट में बेचा जाएगा। बिल्कुल ऐसे कोविड-19 के डोज आप लोग लेते हैं ना, तो उसी पैटर्न में आप लोग इसको भी बोल सकते हैं। पूसा डिकम्पोजर है इसका नाम। अगर बात करें यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इसी के साथ में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है न्यू दिल्ली बेस, इनके द्वारा अभी यहाँ पर 20,000 के करीब जो पैकेट है पूसा डिकम्पोजर के, वो यहाँ पर ओन फैसिलिटी के बेस पर किसानों को दिए, तो उसके चलते काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिला। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह कि किसानों को गाइड करने के लिए एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल भी बना रखा है जिसका नाम है यहाँ पर पूसा समाचार। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर किसान है आप लोग और किसान के बच्चे भी हैं आप लोग, तो आप लोग इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, ताकि अगर घर वालों को भी कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है तो आप लोग इसके थ्रू यहाँ पर चीजें प्रोवाइड करा सकें। तो YouTube जो चैनल है इसका नाम है पूसा समाचार। तो पूसा डिकम्पोजर टेक्नोलॉजी के जो क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में यहाँ पर ये बताते हैं, और किस तरीके से इसको यूज किया जाना है, किस तरीके से ये इंपैक्ट डाल रहा है, वो सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर ये न्यूज। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए या फिर इंटरव्यू में आप लोग जा रहे हैं और आप लोग एक तरीके से किसान के बच्चे हैं, ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, अभी गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी ऐसी चीजें स्टार्ट की गई है। तो इस तरीके से आप लोगों से इंटरव्यू भी क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये थी बेसिक चीज, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में पता होना चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको UNIDO आप लोग बोलते हैं। इसके साथ में मिलकर हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री जो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। देखिए जो रिन्यूएबल एनर्जी अगर वर्ड यूज किया तो तुरंत आप लोग के माइंड में ऐसा आना चाहिए सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, यानी कि आप लोग के माइंड में एकदम उदाहरण आ जाने चाहिए उसके, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। तो उसके चलते यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ये बेसिकली फंड है, एक लोन है, इंटरेस्ट जो सबवेंशन स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा अगर कोई इस फील्ड में कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे कि कोई वेस्ट से एनर्जी अगर जनरेट करना चाहते हैं, जिसको बायोमेथेनेशन आप लोग बोल सकते हैं। ये भी एक तरीके का प्रक्रिया है, मैं आप लोगों को भी पिक्चर के थ्रू यहां पर समझाऊंगा। डायरेक्ट भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बायोमेथेनेशन क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो बेसिकली एक तरीके का प्रक्रिया है जिसमें अगर जो गले सड़े जो रेजिड्यू हैं, जो अवशेष बच जाते हैं, उसको कैसे आप लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। मान लीजिए कुछ भी गोबर हो गया, घास फूस हो गया, ठीक है, एनिमल या फिर एग्रीकल्चर का जो वेस्ट हो गया, उसको पानी के साथ में मिक्स किया जाता है और फिर यहां पर डाइजेस्टर के अंदर डाला जाता है, ठीक है। तो यहां पर एनारोबिक, ये बेसिकली आप लोगों को फर्मेंटेशन इसका देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो जीवाणु जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, तो वो यहां पर काम करेंगे। तो इसके बेस पर फिर यहां से जो गैस निकल कर आएगी, तो आप लोग यहां पर इसको कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, अलग अलग चीजों के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। और जो अवशेष यहां से बचेगा वो काफी अच्छे तरीके का आप लोगों को खाद्य देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि उसके अंदर आप लोगों को NPK, तो यहां पर इसे पोटेशियम हो गया, ठीक है। आप लोग चलिए आप लोगों से पूछते हैं यहां पर, ठीक है, N का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है और K का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। ये तो बेसिकली बेसिक सी चीज है, आप लोगों को कई बार पढ़ा चुका हूं, आप लोग इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये काफी अच्छी प्रोडक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी और फिर से पेड़ पौधों को उगाने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर आप लोगों को जो प्रोसीजर है ये काफी फायदा यहाँ पर पहुंचाता है। तो इसके चलते हमारी कंट्री में इसको भी एक तरीके से यहाँ पर काउंट करने की बात की जा रही है आने वाले टाइम में। और अच्छी बात क्या है, यहाँ पर ये एक तरीके से इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फायदेमंद ये सॉल्यूशन आप लोग बोल सकते हैं। फाइनेंशियली भी यहाँ पर अगर बात करें इसके बारे में, एक वायबल सॉल्यूशन आप लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, अगर बात करें उसको, अगर आप लोग इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक अगर वेस्ट से लेकर उसको एनर्जी में आप लोग कन्वर्ट करना है यहाँ पर बायोमेथेनेशन के थ्रू, तो ये प्रोजेक्ट जो है जनरली यहाँ पर एक तरीके से इंटेंसिव और फाइनेंशियली सेंसिटिव, बोथ ऑपरेटिंग कॉस्ट में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसके लिए अगर हेल्प प्रोवाइड कराते हैं कि वेस्ट की अवेलेबिलिटी कहां पर है, किस तरीके से आप लोग उसको लेकर चलना है, कैसे आप लोग उसको कन्वर्ट करना है, बायोगैस एक तरीके से बोल सकते हैं, कैसे उसको आप लोगों को यूटिलाइज करना है, तो पूरा प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप लोग एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, मान लीजिए जैसे कि मैंने किताबें प्रोवाइड आप लोग करी, अब उस किताबों को ये भी तो है ना, किताबें ले तो लिया आप लोगों ने, उसको रियलिटी में आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर आप लोगों ने उसको उठाकर अलमीरा में रख दिया है, उसको आप लोग रियलिटी में खोलकर भी नहीं देख रहे हैं, पता चला एग्जाम हो गया, 1 साल तक पड़ी रह गई वो, तो इनडायरेक्ट वे में आप लोगों ने किसी का हक मार लिया है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि एक तरीके से उस इंसान को वो किताब मिलनी चाहिए थी जो उसको ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ पाता। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं इस पर्टिकुलर एनर्जी को जनरेट करने में, और वहां पर ऑलरेडी सोलर पैनल लिए बैठे हैं, सब कुछ अपना, सब जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, सिस्टम तो आप लोगों ने क्रिएट कर दिया पर उस सिस्टम को कोई यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, तो यूटिलाइजेशन का सिनेरियो काफी बड़ा रोल प्ले करेगा, उसके चलते आप लोग चीजों को देख पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर, तो लोन जो स्कीम है यहाँ पर ये प्रोवाइड कराई जा रही है फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो बेनिफिशियरी को, ताकि यहाँ पर इसका
बर्डन जो है थोड़ा कम किया जा सके, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मैंने आप लोगों को बेसिकली पहले बताई है, पहले हमारी कंट्री में था 175 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने का टारगेट था 2022 तक का, पर लेकिन 2022 तो अभी आगे यहाँ पर, तो ये तो कोई बड़ा टारगेट अभी यहाँ पर जो एक तरीके से हम लोग लगभग अचीव कर ही चुके हैं। अभी एक और बड़ा टारगेट यहाँ पर रखा गया, तो उसमें बोला गया हम लोग क्या करेंगे, 450 गीगावाट करेंगे। अभी यहाँ पर 450 गीगावाट कब तक करेंगे, तो 2030 तक करेंगे। और 2030 का क्यों रखा है टारगेट, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है उनको भी अचीव करना है 2030 तक का, तो उसी के पैटर्न में चीजों को आगे लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। अगर पर्टिकुलर इन चीजों में हम लोग बात करें, जैसे बायोमेथेनेशन के बारे में आप लोगों से बात की, उसमें तमिलनाडु काफी आगे चल रहा है। तमिलनाडु काफी शानदार परफॉर्मेंस उसमें दे रहा है कई सारे एरिया में। तो आप लोगों को अगर बात करें तो एग्जांपल के तौर पर आप लोग बोल सकते हैं बायोमेथेनेशन के लिए कि तमिलनाडु एक अच्छा खासा उदाहरण है जिसे सीखकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी इसके बारे में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये जो न्यूज निकल कर आ रही है हमारी कंट्री के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो करंट चेयरमैन है यहाँ पर किसके, जिन नाम भी याद रखिएगा यहाँ पर श्री सुशील चंद्रा। तो हमारी कंट्री में जो संविधान में आर्टिकल 324 जो है वो मेन पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिसके बेस पर वो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए छोटे छोटे से आर्टिकल कई बार डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, जैसे कि फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करें तो आर्टिकल 280 हो गया, ये चीजें आप लोग को याद ही होनी चाहिए। अच्छा, कैग के बारे में कौन सा आर्टिकल आप लोग को याद है, मनी बिल के बारे में कौन सा आर्टिकल आप लोग को याद है, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में कौन सा आर्टिकल आप लोग को याद है आर्टिकल डायरेक्ट, ये आर्टिकल आप लोगों को डायरेक्ट याद होने चाहिए। बेसिकली ये इतनी बार रिपीट हो जाते हैं, आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, तो मैक्सिमम आर्टिकल आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। अगर आप लोग इन चीजों को सुनने के बाद भी बार बार इग्नोर कर रहे हैं तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, सीरियस नहीं है आप लोग पढ़ाई को लेकर। तो ये चीजें आप लोग जरूर, अगर आप लोगों को लगता है ये चीजें नहीं पता है तो उनके बारे में जरूर सर्च कीजिए, क्योंकि कई बार तो मैं ही रिपीट कराता रहता हूँ। अच्छा, आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर राइट, अगर राइट टू रिलीजन के बारे में बात करें ये हो गया। अच्छा, सिटीजनशिप के बारे में ये बात, पता नहीं कितनी बार ये चीजें मैं रिपीट कर चुका हूँ। तो आप लोगों को ये चीजें रिवीजन करोगे तो एग्जाम में नहीं भूलोगे, इनको रिवाइज करते रहा कीजिए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट जो बॉडी है यहाँ पर ऑफ साउथ एशिया, तो साउथ एशिया के अंदर यहाँ पर जो एक तरीके से यहाँ पर एक तरीका फोरम है, यहाँ पर फॉर्मेशन सॉरी फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी, यानी कि एक तरीके यहाँ पर संघ है जो कि इलेक्शन को मैनेज करती है बॉडी, उसके बारे में एक तरीके से मिलकर काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, मान लीजिए नेपाल के अंदर इलेक्शन होने हैं। ठीक है, अब हमारी कंट्री काफी बड़ी कंट्री है, एक बात सकते हैं कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इलेक्शन कंडक्ट कराने के नाम पर। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वैसे चाइना की सबसे ज्यादा है, पर वहां पर कोई इलेक्शन के नाम पर तो बस मजाक होता है चाइना के अंदर। हमारी कंट्री में होते हैं बाकायदा इलेक्शन, जिनको आप लोग रियलिटी में एंजॉय करते हो। ठीक है, महाकुंभ लगता है पूरा, सबसे ज्यादा वोट डाली जाती है हमारे देश के अंदर में। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस रहता है उसको यूज किया जा सकता है आस पड़ोस वाले देशों के द्वारा। नेपाल में इलेक्शन होने तो इंडिया में कैसे इलेक्शन कंडक्ट करेंगे, श्रीलंका में इलेक्शन होने तो इंडिया में कैसे इलेक्शन कंडक्ट करेंगे, म्यांमार में आज तक भी डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर कैसे इलेक्शन कंडक्ट करा सकते हैं। तो इंडिया के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, और अगर वहां पर कुछ अच्छा हो रहा है तो इंडिया भी उनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। तो ये चीजें है। मीटिंग वर्चुअल मोड में होस्ट की गई यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ भूटान के द्वारा। तो सुशील चंद्रा जो है यहाँ पर, अगर इनके बारे में बात करें आप लोग, तो बेसिकली ये फिलहाल यहाँ पर चेयर कर रहे हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर मीटिंग को वर्चुअली, जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर अभी भूटान को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये हैंड ओवर कर रहे हैं, यानी कि भूटान के पास में अब यहाँ पर ये बेसिकली पोस्ट जा रही है। ठीक है, यहाँ पर दासो सोनम तोपके। ठीक है, तो ये यहाँ पर दासो सोमन तोपके, ठीक है, तोपगे, तो यहाँ पर आप लोग DST के नाम से याद रख लीजिएगा। तो ये जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ भूटान है, इनके पास में अभी चेयरपर्सन यहाँ पर ये बन रहे हैं। तो फोरम जो है यहाँ पर ये जिसको बोला गया फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी ऑफ साउथ एशिया, ये स्टैब्लिश की गई थी, थर्ड कॉन्फ्रेंस थी जब यहाँ पर जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के 7 कंट्री की, ये 2012 में इसको बेसिकली स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अलावा 7 और कंट्री जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इनके भी आप लोगों को इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टिसिपेट यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। यानी कि एक तरीके से डेमोक्रेसी कैसे मेंटेन रखनी है, सार्क वाले रीजन में इसके ऊपर इनका फोकस रहता है। अगर इलेक्शन अच्छे से होंगे तो डेमोक्रेसी अपने आप मेंटेन रहेगी, तो एक तरीके से उसको भी प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। तो टोटल मिलाकर 8 मेंबर हैं, तो आप लोगों ने देख लिया, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इंटरेस्टिंग चीज है, पाकिस्तान भी है यहाँ पर, तो मिलकर हम काम कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो कल को अगर पूछ ले कि यहाँ पर यार ये क्या है FEMBOSA, तो इसके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को, फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, तो ये आप लोग इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आगे चलता हूं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफी बड़ा एक स्टेप उठाया गया यहाँ पर, और बोला गया यार अगर कहीं पर भी कोई इलेक्शन है तो उसके बारे में बात की जा रही है कि विद इन 48 आवर आप लोग यहाँ पर जैसे ही सिलेक्शन के कैंडिडेट के सिलेक्शन आप लोग करते हैं
तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम और क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या क्या है, कितने महान काम कर वो यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, वो नहीं कहते कि अगर एक बार आप लोग 1-2 बार जेल नहीं गए तो इसका मतलब मजा नहीं है पॉलिटिशियन बनने में। तो एक तरीके से उस इंसान की सारी हरकतें जो है वो जनता के सामने आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी वार्न भी किया पार्लियामेंट को, मुझे अभी याद है यहाँ पर 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो यहाँ पर जीत कर आए थे, उनके द्वारा ये बोला गया था कि 100 दिन के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर सारे जो भी यहाँ पर एक तरीके से क्रिमिनल केस वाले यहाँ पर जो लोग हैं उनको सबको कटघरे के अंदर रखा जाएगा, उनको सबको सजा दिलाई जाएगी। पर लेकिन 2014 से अभी हम लोग बात करें 2019 चला गया 5 साल होने के बाद में, और 2021 यानी कि 7 साल में हम लोग बैठे हैं, अब तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, आगे क्या होगा भी देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आ गया इसके ऊपर, उसने वॉर्न किया पार्लियामेंट को, एक तरीके से पेशेंस खत्म हो रहा है कि क्रिमिनलाइजेशन जो पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है, यानी कि कोई कितने मर्डर करके बैठा है, किसी के ऊपर रेप के आरोप लगे हुए हैं, हालांकि कई बार झूठे भी आरोप लगाए जाते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कोई पोस्ट पर पहुंच गया तो उसकी गरिमा भी खराब करने की कोशिश की जाती है। पर लेकिन जो रियलिटी में अगर रियल केस जिनके ऊपर चल रहे हैं, जिसके पास में अगर बात करें, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा उनको कैसे फास्ट ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ पॉलिटिक्स अगर देखें यहाँ पर बीजेपी जो है वो टॉप पर बैठी हुई है, अगर आरजेडी दूसरे नंबर पर, अगर बिहार के इलेक्शन की बात की जा रही है, यहाँ पर बिहार के जो असेंबली इलेक्शन थे उसके बारे में अगर बात करें तो उस तरीके से कैंडिडेट आप लोग यहाँ पर देख पाते हैं। तो पिछले जो जीवन में उनके द्वारा क्या हरकतें की गई हैं वो ब्यौरा यहाँ पर सामने होना चाहिए। कोर्ट ने फर्दर ऑर्डर किया यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कि लॉन्च किया जाए डेडिकेटेड मोबाइल ऐप, जहां पर वोटर को डिटेल पता चले कि इस इंसान ने ये गंदी हरकतें की हैं पास्ट में, और एक बटन दबाते उसके सामने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आए, तो जनता को पता होना चाहिए इसके बारे में कि हाँ आप लोग जिसको वोट देने जा रहे हैं वो कितनी घिनौनी हरकतें कर आए। अगर वो साफ सुथरे चरित्र का है तो बढ़ चढ़कर उसको वोट दो, पर लेकिन अगर वो सही चरित्र का नहीं है तो मेरे हिसाब से तो पता है क्या होना चाहिए मुझे अभी एकदम पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आई ये बात, वहां पर रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन है, ठीक है, इसी के साथ में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव के इलेक्शन है, तो एक ऐसा ऐप होना चाहिए जहां पर इनकी रेटिंग होनी चाहिए कि हाँ सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये रेटिंग इसकी इतने अच्छे काम किए, इतने क्रिमिनल के चार्जेस के ऊपर, इतने उल्टी सीधी चीजें हड़पी है जमीन और वो सारी चीजें, तो उसकी रेटिंग होनी चाहिए। जो यहाँ पर हाईएस्ट टॉप रेटिंग के जो एमएलए हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए। ये कैसा तरीका रहेगा, इसके बारे में क्या आइडिया है आप लोगों का? जैसे रेटिंग क्या, स्कूल देखते हैं, कॉलेज देखते हैं, इसकी अच्छी रेटिंग है, मूवीज भी आप लोग रेटिंग देखने, कोई सामान खरीदना है अमेजन पे उसकी रेटिंग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, तो एक तरीके से रेटिंग देखकर, ठीक है, जब मैंने पहली बार अच्छा लक्ष्मीकांत किताब की रेटिंग देखिएगा आप लोग जाकर अमेजन के ऊपर, मतलब शानदार रेटिंग है रियलिटी में यार, एक ऐसी किताब है जो काफी तसल्ली में शिद्दत से लिखी गई है इंसान के द्वारा, तो इसलिए यहाँ पर इसको इतना अप्रिशिएट भी किया जाता है। तो यहाँ पर रेटिंग देखकर आप लोग सारी चीजें खरीदते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि क्यों ना हम लोग इनकी भी रेटिंग लगा दे तो कैसा रहेगा। तो ये मेरे दिमाग में अभी सजेशन है, बाकी आप लोगों को लगे अगर ये सजेशन आगे फॉरवर्ड करने लायक है तो इसके ऊपर बताओ, इसके ऊपर एक वोटिंग कराई जाए सजेशन के ऊपर कि इस तरीके से कुछ होना चाहिए। तो जरूरी है यहाँ पर फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहां भी सोशल मीडिया हैंडल है, तो पॉलिटिकल पार्टी को इनके सबके काले चिट्ठे वहां पर खोलने चाहिए ताकि जनता को अवेयरनेस रहे और जनता देखकर सोच समझकर वोट डाल सके। कुछ यहाँ पर अगर आप लोगों को लिखने के लिए आ जाता है कि हाइड्रो जो पावर है उसमें हम लोग कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने देश में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए क्या क्या काम हमारे द्वारा किया जा रहा है, तो ये एक अच्छा उदाहरण आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं पास्ट में, जो यहाँ पर पानी से जो जल विद्युत क्रिएट की जाती है उसके बारे में अगर बात करें तो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी लाई गई 2005 में, नेशनल टैरिफ पॉलिसी लाई गई 2016 में, नेशनल रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी लाई गई 2017 में, क्योंकि जहां पर भी कोई बांध बनाया जाएगा लोगों को वहां पर दूसरी जगह डिस्प्लेस किया जाएगा ना, ताकि वहां पर काम किया जा सके। इसी के साथ में राइट टू फेयर कंपनसेशन और ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्वाइजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, क्योंकि जहां पर भी बांध बनेगा वहां पर जमीन भी खरीदनी पड़ेगी, तो जमीन उनकी लेनी पड़ेगी तो उनको कहीं और रिसेटल करना पड़ेगा, तो रिसेटल करना पड़ेगा, उनको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, जमीन को एक्वायर भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए कई सारे प्रोविजन यहां पर किए गए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करें गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे जो इश्यू है यहाँ पर बेसिकली जो देखने को मिले हाइड्रो पावर सेक्टर से रिलेटेड, तो यहाँ पर उसके बारे में बात की गई। कई सारे प्रोविजन यहाँ पर, जैसे डिक्लेयर करना लार्ज हाइड्रो पावर जो है उनको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, टैरिफ जो रेशनलाइजेशन के बारे में बात करना, यानी कि एक तरीके से मान लीजिए कोई भी ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर चीज जो है वो काफी महंगी बेची जा रही है, तो कम से कम उसका प्राइस ऐसा रखे कि लोग उसको खरीद पाए। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर उसको चीजों को लेकर चलना, तो ये बेसिकली किया जा रहा है कि टैरिफ जो है वो ज्यादा नहीं, इनको थोड़ा डाउन लाया जाए। ठीक है, बजटरी सपोर्ट यहाँ पर होना चाहिए, जैसे कि फ्लड, एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन, स्टोरेज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। देखिए आप लोग अगर बात करें, जैसे कई सारी रिवर है उससे बाढ़ आ रही है हमारे देश में, पर लेकिन अगर प्रॉपर बांध बनाया जाए उनके ऊपर और उस पानी को ढंग से हम लोग यूज करें इरिगेशन के लिए, मछली पालन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो कुछ ऐसा काम किया तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो वो एक तरीके से काम करने के लिए एक अच्छा खासा बजट लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप लोगों को कोई डैम बनाना है तो लाखों करोड़ों रुपए लगेंगे उसके ऊपर, ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पर 2-4 लाख में काम हो जाएगा, तो करोड़ों रुपए लगेंगे, कई सौ करोड़ रुपए
में कई ढंग का डैम बनकर तैयार होगा, ठीक है, तब जाकर यहाँ पर चीजें आगे बढ़ पाएंगी। तो इसलिए बजट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। इसी के साथ में कॉस्ट ऑफ इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रोड हो गया, ब्रिज हो गया, तो उसके बारे में बात करें तो वहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि ढांचागत अगर विकास करना है, इवन अगर आप लोगों को कल को चल के एक छोटी सी दुकान भी अगर आप लोगों को लगानी है तो प्रॉपर आप लोगों को उसमें 2-4 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे एक प्रॉपर ढांचा उसको खड़ा करने में। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या फिर उससे रिलेटेड जो भी सपोर्टिंग जो सिस्टम है उसको सपोर्ट करने के लिए भी कुछ ऐसी यहाँ पर चीजें पास्ट में की गई, ठीक है। तो इसके बारे में एक एनालिसिस यहाँ पर किया गया जिसका आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ओके, आइए अब आगे चलते हैं, डिटेल में न्यूज जानेंगे। यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज है, पहले इसको यहाँ पर समझते हैं डिटेल में क्या बातें की जा रही है। बात की जा रही है पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। अफ्रीकन डिसेंट मतलब अफ्रीकन मूल, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जो लोग निकल कर आते हैं वो अलग अलग दुनिया के कोनों में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अभी यहाँ पर कोई मान लीजिए अमेरिका में है, कोई मान लीजिए इंडिया के अंदर में है, या फिर कोई दूसरी कंट्री के अंदर में है, तो उनके साथ में बड़ा ही भेदभाव होता है। तो उस भेदभाव को खत्म करने की बात की जा रही है, तो उसके चलते यहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए। तो उसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल सामने निकल कर आया है। नॉर्मली अगर बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये जो फोरम है, फोरम एक तरीका आप लोग बेसिकली संघ बोल सकते हैं, एक मंच बोल सकते हैं, ठीक है, जहां पर बोला जा रहा है कि रिकॉग्नाइज किया जाए, जस्टिस मिले और डेवलपमेंट देखने को मिले। यानी कि पहले तो रिकॉग्नाइज करो कि ऐसा कुछ हो भी रहा है क्या, अगर ऐसा कुछ हो रहा है उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो जस्टिस मिलना चाहिए और एक तरीके से डेवलपमेंट उनका होना चाहिए। तो लगभग 200 मिलियन के करीब लोग जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं कि एक तरीके से अफ्रीकन डिसेंट के आज के में अमेरिका के अंदर रह रहे हैं। तो उनकी आप लोगों ने देखा ना, वो जब एक पर्टिकुलर केस सामने निकल कर आया था, उसके गर्दन पर जो बेसिकली घुटना रखकर उसकी डेथ हो गई थी, यहाँ पर जॉर्ज फ्लॉयड वाला जो केस था वहां पर, ठीक है। तो वो इस तरह के केस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो कई बार होता है, तो इसके लिए मुहिम भी चलाई गई थी कि एक तरीके से ब्लैक लाइव मैटर, ठीक है। तो ऐसे भी केस अगर ऐसे भी आप लोगों से पूछ ले किसके द्वारा चलाया गया, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो अभी अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो कई सारे और लोग जो है यहाँ पर अलग अलग कंट्री के पार्ट में रहते हैं। अगर बात करें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के आउटसाइड में, मैंने बोला ना कि इंडिया में भी कई सारे अफ्रीकन आप लोगों को घूमते हुए मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो विक्टिम है यहाँ पर आज के डेट में जो ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के, कई बार क्या होता है, देखिए पहले क्या होता था, अगर इनकी बात करें आप लोग यहाँ पर, जैसे अटलांटिक ओशन अगर आप लोग देखेगा, 1 मिनट मैप में आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे अटलांटिक ओशन हो गया यहाँ पर, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कई बार स्लेव बनाकर यहाँ पर ले जाया जाता था। आप लोगों ने मूवी देखी 12 ईयर ऑफ स्लेव, ठीक है, जिसको यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, उसको ऑस्कर भी मिला था। तो वो मूवी बेसिकली रोना आ जाता है, जब उसको पहली बार मैंने देखा रोना आ गया यार, इतने मतलब कितनी दर्द खतरनाक मूवी वो देखने को मिली। तो इस तरीके से स्लेव बनाकर लोगों को रखा जाता है। स्लेव का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी बना लिया अपनी, उनको जानवरों की तरीके से ट्रीट करने वाली बात यहाँ पर हो जाती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो क्या क्या चीजें समझते हैं यहाँ पर, तो बोला कि ट्रांस अटलांटिक जो स्लेव है या फिर मोर रिसेंट जो माइग्रेंट होकर कोई जा रहा है, पुअर अगर कोई पर्सन है, मार्जिनलाइज कोई ग्रुप है, तो उनके ऊपर आप लोगों को फोकस देना पड़ेगा जिनको कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है। तो इग्नोरेंस उनका नहीं होना चाहिए, उनको प्रॉपर आप लोगों को काउंट करके चलना पड़ेगा। और जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो दिक्कतें कई सारी आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात क्या की जा रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि आप लोगों को पता है एजुकेशन रहेगी और हेल्थ रहेगी तो इंसान पढ़ लिख कर कुछ काम कर पाएगा, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। हेल्थ सर्विस मिले उसको, हाउसिंग, और इसी के साथ में सोशल सिक्योरिटी, कल को चलकर कोई दिक्कत हो रही है तो कम से कम उसकी जिंदगी चलती रहे, ऐसा यहाँ पर कुछ होना चाहिए। यानी कि उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, ऐसा बोला गया यहाँ पर, जो यूएन के द्वारा ये ग्रुप बनाया गया है। तो यूएन जनरल असेंबली के द्वारा यहाँ पर ये बनाया जा रहा है। इसलिए क्वेश्चन भी अगर पूछा जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहाँ से आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान रख के चलोगे तो आंसर दे पाओगे। आगे बात करता हूँ यहाँ पर, अगर बात की जाए तो बोला जा रहा है कि जस्टिस के बारे में बात की जाए, ठीक है। इसी के साथ में जो भी आज के डेट में जो अलार्मिंग कंडीशन वो फेस करते हैं, पुलिस का वायलेंस हो गया, ठीक है, या फिर रेशियल उनके खिलाफ जो भी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें, अगर उनके बारे में बात करें तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी काफी लो रहता है, जहां पर ये रहते हैं उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। वोटिंग जो राइट है वो भी प्रॉपर वे में अपना यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनकी पोजीशन जो है कोई और ऑक्युपाई कर लेता है एक तरीके से, उनको ढंग से वो चीजें नहीं मिल पाती है। तो रेसिज्म, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जीनोफोबिया और यहां पर इंटॉलरेंस, तो इनके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, रेसिज्म क्या होता है अगर बात की जाए तो इसको बोलते हैं बेसिकली नक्सलवाद, ठीक है। एक तरीके से आप लोग नस्लवाद, सॉरी नक्सली नस्लवाद, ठीक है, ये तो हो गया नस्लवाद, हो गया बेसिकली जो हो गया रेसिज्म, आगे एक मिनट, रेसिज्म, ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बोलेंगे आप लोग हिंदी में, इसको बोलेंगे नस्लीय भेदभाव, ठीक है। अगर जीनोफोबिया को बोलेंगे आप लोग इसको क्या बोलेंगे, जीनोफोबिया होता है किसी बाहर के इंसान से डरना, ठीक है, फॉरेनर हो कोई बाहर हो गया, एक तरीके से अपरिचित इंसान से डरना। और इनटॉलरेंट क्या हो गया, असहिष्णुता, यानी कि एक तरीके चीजों को टॉलरेट ना करना, तुरंत गुस्से में आकर उसके गर्दन पे घुटना रख दिया, उसकी डेथ हो गई, इस तरीके से। तो रिजोल्यूशन जो है यहाँ पर अभी लिया जा रहा है, यहाँ पर पहले इसको 2022 में यहाँ पर बेसिकली इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। फोरम का जो सेशन होगा उसके तहत इसको यहाँ पर आगे लेकर चला जाएगा। इससे पहले क्या कोई इनिशिएटिव नहीं था, थे भाई साहब, ऐसा बिना इनिशिएटिव के तो काम नहीं चलते, पर हाँ इनिशिएटिव होने का कोई मतलब भी नहीं अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है।
सबसे पहले बात करें तो डरबन डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन देखने को मिला 2001 में। दूसरा यहां पर 2014 में जनरल असेंबली ऑफिशियली जो यहां पर इसके द्वारा लॉन्च किया गया इंटरनेशनल डिकेड फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, यानी कि अफ्रीकन मूल के लोगों के लिए, ताकि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। तो 2015 से लेकर 2024 तक का ये क्वेश्चन आप लोगों से 2024 तक का कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये इसलिए यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2014 का क्वेश्चन है पर लेकिन 2024 तक का इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने अभी बताया ना कि 450 गीगावाट आप लोगों को 2030 तक यहां पर अचीव करने हैं, तो अगर 2030 तक भी आप लोग पेपर दे रहे हैं तो कभी भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे जो एवरग्रीन हो जाते हैं, इतने में तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि कोई यहां पर बैठा हुआ है 10 साल की योजना बनाकर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर बन जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, इसके बारे में आप लोगों को पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यह है बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। अगर क्वेश्चन भी बन जाए तो बेसिकली पता होना चाहिए कि है क्या बेसिकली, ठीक है। तो ये बातें हैं। आगे बात करते हैं हेल्थ के बारे में। ये न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है और स्नेक बाइट के बारे में बात की जा रही है। स्नेक बाइट को अगर बोला जाए तो सांप का काटना, ठीक है, नॉर्मल तरीके से अगर मैं बोलूं तो सांप के काटने से बहुत सारे लोगों की जान जाती है, पर लेकिन इसको कोई काउंट नहीं करता है। ये बड़ी खतरनाक चीज देखने को मिलती है। सांप का काटना एक खतरनाक बीमारी है, पर लेकिन हम लोग उसको काउंट ही नहीं करते, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज समझेंगे इसके बारे में कई सारी बातें। सबसे पहले तो स्टडी किसके द्वारा की गई, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा यहाँ पर स्टडी की गई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग आईसीएमआर भी बोलते हैं। तो आईसीएमआर जो है इसके द्वारा स्नेक बाइट के बारे में बात की गई, सांप के काटने से ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या कंडीशन है, तो अपनी कंट्री का कंपेयर उसके साथ में किया गया है, ठीक है। तो बोला गया कि हमारी कंट्री में अगर बात करें तो 50% के करीब ग्लोबल जो स्नेक बाइट से डेथ होती है, तो नियरली 50% जो है वो इंडिया से निकल कर आती है, यानी कि हमारे देश से यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। स्नेक बाइट जो इन्वेमनी है, अगर इसके बारे में बात करें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या बोला गया इसके बारे में, तो बोला गया हाई प्रायोरिटी नेग्लेक्टेड जो ट्रॉपिकल डिजीज है यहाँ पर, ये मतलब क्या है इसका बोलना, इसका मतलब ये कि जैसे ट्रॉपिकल जोन होते हैं यहाँ पर ये, ठीक है, जैसे इक्वेटर हो गया, तो इक्वेटर के आसपास वाला जो रीजन हो गया ना, जो कि यहाँ पर 23.5 नॉर्थ कैंसर होता है और 23.5 साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ट्रॉपिकल रीजन हो गया बेसिकली, ठीक है, इक्वेटर के आसपास में। फिर इसके पास में सब ट्रॉपिकल रीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द क्या यूज किया गया, यहाँ पर वो आप लोग समझिएगा कि ट्रॉपिकल डिजीज बोला गया है। तो इसके आसपास में अगर बात करें अपनी कंट्री के बारे में, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, हमारी कंट्री अगर आप लोग देखें यहाँ पर, तो कंट्री के बीच में से आप लोग को देखने को मिलेगा क्या जाता है होकर यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ क्या जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती ही जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए, तो वो आप लोग कहां से देखने को मिलती है, तो यहाँ पर गुजरात से जाती है, राजस्थान से जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से जाती है, झारखंड से जाती है, वेस्ट बंगाल से, और यहाँ पर 2 राज्य देखने को मिलेंगे, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ये वो राज्य हैं जिनसे ये यहाँ पर होकर गुजरती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी कंट्री भी अगर ये बात करें तो पूरा यहाँ पर ट्रॉपिकल वाले रीजन के अंदर ही आ गया। तो काफी लार्ज स्केल पर गांव वाले रीजन में भी आप लोगों को इससे लोगों की डेथ होती नजर आती है, खासकर जो खेतों में काम करते हैं, ठीक है, घास फूस में जो घूमते हैं बेसिकली, तो कई सारे लोगों की डेथ होती है इसकी वजह से। और मुझे तो एक कहानी याद आती है यहाँ पर, जब भी मुझे सांप के बारे में सुनता हूँ, ये कहानी सुनाई जाती थी बाबा जी मतलब दादाजी के द्वारा, कि इंसान को कई बार डर मारता है, उसको उसका एक तरीके से वहम मारता है कई बार इंसान को। होता क्या है बेसिकली, आप लोगों ने इसको सुना भी होगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन को ये बोला गया कि तुमको जो है एक तरीके से सांप से कटवाया जाएगा और सांप से काटने से तुम्हारी डेथ होगी। उसको सजा दी गई कि सांप से काटने से इसकी डेथ होगी, पर लेकिन उसको सांप से नहीं कटवाया गया, उसकी बॉडी में एक सुई चुभोई गई, एक सुई से उसको टच कराया गया, तो उसने लगा कि तुझे सांप ने काट लिया। उसकी बॉडी में से जो रिएक्शन निकल कर आई वो अनएक्सपेक्टेड थी, उसकी बॉडी में सांप का जहर देखने को मिला। यानी कि आप लोगों की बॉडी में जो रिएक्शन हो रही है ना आज की डेट में, वो आप लोगों के माइंड के प्रोसीजर के बेस पर है। आप लोग सोचते क्या हैं, ठीक है, आप लोग टेंशन में आ जाते हैं, आप लोग इरिटेट हो जाते हैं, तो जैसी रिएक्शन आप लोग देते हैं वही आप लोगों की बॉडी आउटपुट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इंसान को खुश रहने से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसकी सुधर जाती है, ठीक है। तो ये चीजें, हालांकि दादाजी ने स्टोरी थी वो दूसरी तरीके से सुनाई थी कि एक बार खेतों में जा रहे थे, तो वहां पर जो नहीं गन्ने की जो बुग्गी होती है भरी हुई, उसके ऊपर बैठा होता है एक इंसान, तो जो पीपल का पेड़ के नीचे से गुजरा तो उसके ऊपर से सांप था, तो सांप ने उसके सर पे काट लिया, ठीक है, पर लेकिन उसको सांप दिखा नहीं, तो उसने फिर ऐसे ही हाथ फेरा सर पे, बोला कि पता नहीं कुछ चुभ गया होगा, ऐसे ही किसी ने कुछ हल्का फुल्का, तो पर लेकिन एक दूर खड़े हुए इंसान ने देख लिया कि यार इसको तो सांप काट के गया है। तो जब यहाँ पर वो इंसान, उसको उस दिन तो आवाज लगे, इसको सुना नहीं, वो चला गया आगे लेके। कुछ दिनों बाद वो इंसान मिला, उसने बोला कि यार तुम उस दिन वहां पर जा रहे थे वो गन्ने की बुग्गी लेकर, ऊपर से सांप लटक रहा था, तुम्हारे सर में सांप ने काटा था। तो उसको एकदम इतना तगड़ा सदमा आया, वो इंसान सुनकर मर गया। उसको लग रहा था कि कुछ और चुभा है, चुभा तो था उसके सर में, पर लेकिन उसको लगा कि कुछ और है, तो उसको इग्नोर कर रहा था, तो सदमे से इंसान मर गया। तो इसलिए कई बार आप लोगों को ये देखना है कि मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है कोई और कंडीशन, मैंने बताया था अभी कोविड-19 के चलते मेरे भी कई सारे रिलेटिव की डेथ हुई। तो घर में अगर आप लोगों को पता है कि कई सारे लोग हैं जो कि इस चीजों को बड़ी ही एक जल्दी उससे बेसिकली नहीं हर्ट हो जाते हैं, तो उनको आराम से बताओ। जैसे पता चला कि ऐसी तरीके से डेथ हो गई, बुआ के लड़के की मेरी डेथ हुई थी, तो जब मैंने घर पे बताया कि पहले फोन आया तो मेरे पास में, तो बात की, तो मैंने बोला उसका जब फोन आया तो मैंने बात की, तो मैंने बोला घर पे मतलब मम्मी को मैंने बोला, मैंने कहा कि बुआ के जो लड़के हैं वो एडमिट हो गए, तबीयत थोड़ी खराब है, ठीक है।
तो फिर आराम आराम से फिर और चले, मैंने कहा तबियत लग रहा है कि और खराब होती जा रही है, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा और आगे चल के मैंने कहा लगता है बचेंगे नहीं हम, ठीक है, तो उससे इंसान को उसको सहजने की क्षमता आ जाती है। पर लेकिन अगर एकदम बोल दो आप लोग आगे डेथ हो गई उसकी, तो इंसान को झटका लगता है, ठीक है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया यार। तो एक तरीके से कई बार इंसानों को ये दिक्कत फेस करनी पड़ती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में है ना, अगर आप लोगों को लगता है आप लोग खुद से उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो उसका खुद से सोल्यूशन निकालिए। घर वालों तक वो चीजें पहुंचनी ही नहीं चाहिए। घर वालों तक चीजें तब पहुंचे जब आप लोगों को लगे कि यार ये आप लोगों के हाथ में नहीं है, या फिर तब बताइए जब आप लोगों को लगे कि हाँ घर वाले ही उसका सोल्यूशन निकालेंगे। वरना पता चला आप लोग बीमार हैं, आप लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, घर वालों को परेशान कर दिया हाँ मैं बीमार पड़ा हूं, अबे वो तुमसे 350-400 किलोमीटर दूर बैठे हुए कहीं पर, कुछ करेंगे तो है नहीं, ठीक है। तो एक तरीके से क्यों उनको परेशान करें, उनको बोलो सही है और अपना प्रॉपर मेडिकेशन लो डॉक्टर से, अपने किसी आसपास वाले दोस्त को बता दो ताकि आप लोग की थोड़ी देख रेख कर ले। तो इस तरीके की चीजों को हैंडल करना सीखो। ये लाइफ की चीजें अभी से हैंडल करना सीख जाओगे तो आगे चीजें आप लोग इंप्लीमेंट कर पाओगे। वरना जरा जरा सी चीजें अगर इस तरीके से घर वालों को बताओगे, टेंशन दोगे उनको भी, उनको ऑलरेडी बहुत सारी टेंशन है आप लोगों को इस तरीके से आगे लेकर चलना है, ठीक है। तो अगर कल को यहां पर इस तरीके से सांप का काटा वो सारी चीजें, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है कई सारे एरिया के अंदर, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और कुछ इसके बारे में अगर हम लोग बातें करें, पर्टिकुलरली अगर बात करें पब्लिक हेल्थ के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम है अफ्रीका वाले एरिया में, मिडिल ईस्ट वाले रीजन में, एशिया यानी कि अपनी कंट्री ओशियाना, इसी के साथ में लैटिन अमेरिका, यानी कि खासकर वहां पर ये गांव वाले यानी कि रूरल वाले एरिया में आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी। अगर बात करें यहाँ पर स्नेक बाइट जो डेली कंसर्न का रीजन बना हुआ है रूरल वाले एरिया में, और इसी के साथ में जो प्री अर्बन कम्युनिटी है उनके लिए भी 100 मिलियंस ऑफ जो लोग हैं आज के डेट में, वो क्या करते हैं जैसे कि हंटिंग करते हैं, यानी कि एक तरीके से शिकार करते हैं, ठीक है, गैदरिंग करते हैं, वहां से कुछ ना कुछ जंगल से चीजें जो है वो लेकर आते हैं, उनसे उनका सर्वाइवल चलता है, तो वो भी चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते आप लोग याद रखिएगा, तो मैनी स्नेक बाइट जो यहाँ पर विक्टिम है वो मोस्टली डेवलपिंग कंट्री में देखने को मिलेंगे। आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेगा अमेरिका में या फिर कोई जैसे कनाडा जैसी कंट्री या फिर जापान साउथ कोरिया जैसी कंट्री की सांप के काटने से बहुत सारे लोगों की डेथ होगी, नहीं ये। पर लेकिन आप लोगों को इंडिया में तो आसपास में देखने को मिल जाएगा कि यार उसको सांप ने काट लिया उसकी डेथ होगी, ठीक है, पर लेकिन बच जाते हैं मैक्सिमम टाइम लोग, आप लोगों को देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा भी उसके बारे में वो उसको जल्दी से दिखा लेते हैं चीजों को, तो ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो कंप्लेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी बातें कुछ बोली गई यहाँ पर, अगर इसके बारे में बात करें कि मैनी स्नेक बाइट विक्टिम जो है मोस्टली डेवलपिंग कंट्री में देखने को मिलते हैं। अगर बात करें तो अगर किसी को सांप ने काट लिया तो दिक्कत क्या क्या देखने को मिलेगी, तो डिफॉर्मिटीज देखने को मिलेगी। एक तरीके से इनके बारे में बात करें तो शरीर में विकृति आ गई, शरीर में सिकुड़न आ गई, इसी के साथ में कई बार चीजों में और प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, इंसान को दिखना बंद हो जाता है, नहीं सांप ने काट लिया अंधा हो गया, ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में माइंड पर भी प्रेशर पड़ता है साइकोलॉजिकल, तो कई सारी ऐसी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो WHO के द्वारा यहाँ पर रोड मैप भी तैयार किया गया था कि डेथ और जो डिसेबिलिटी है स्नेक बाइट की वजह से होती है, तो उसके लिए 2030 तक का यहाँ पर रोड मैप तैयार किया। तो कंसर्न ये है कि एक तो अवेयरनेस नहीं है इनके बारे में, कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस फैलानी है, ठीक है। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट यहाँ पर जो विनमेस और नॉन विनमेस जो स्नेक होती है, इनके जहरीले और एक पानी वाले सांप नहीं होते, सुना होगा पानी का सांप है इसके काटने से डेथ नहीं होगी, तो उसके बारे में भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उनके बारे में लोगों को बातें करनी चाहिए ताकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके, ठीक है। तो ये कई सारी चीजें, बाकी आप लोगों को बताइए कि बच्चों को भी इसके बारे में एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से आप लोगों को अवेयरनेस फैलानी है, स्कूल में इसके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए कि अच्छा ये चीजें होती हैं, प्रॉपर इसके लिए गाइडलाइन होनी चाहिए। अगर किसी को पर्टिकुलर पर्सन को इसकी वजह से प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है तो उसको कैसे आप लोग सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, यानी कि एक तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में काम को लेकर चलना पड़ेगा। आनन फानन में अगर चीजें जैसे चल रही हैं वैसे नहीं चलनी चाहिए, तो उससे कोई अच्छा सोल्यूशन निकल कर नहीं आएगा। तो ये बातें बोलने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर ये काफी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके बारे में आप लोगों ने पहले सुना भी होगा। यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्कीम है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसको बोलते हैं संसद आदर्श ग्राम योजना, यानी कि एक तरीके से सांसद जो है हमारी कंट्री में जिसको आप लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, तो उनसे रिलेटेड सांसद आदर्श ग्राम जो योजना है ये बेसिकली SAGY यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी पहली बार जब इसको 2014 में लॉन्च किया गया। तो उसी के चलते यूनियन मिनिस्टर ऑफ जो यहाँ पर स्टेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसके द्वारा राज्यसभा में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, कई सारे स्टेप लिए गए हैं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। बेसिकली एक गांव में कई सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात की जा रही थी कि उसको एक स्मार्ट विलेज की तरीके से डेवलप करना है, आदर्श गांव उसको बनाना है। लॉन्च की गई थी, यहाँ पर बर्थ एनिवर्सरी थी जरा यहाँ पर जो जयप्रकाश नारायण जी की कब होती है आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन है चलिए आप लोगों के लिए। योजना जो है यहाँ पर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये एक तरीके से 3 गांव बेसिकली ईच ईयर अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो विलेज लेने थे यहाँ पर ईच इन 2019 से लेके और यहाँ पर 2024 तक का बोला गया कि लगभग 8 गांव आप लोगों को ऐसे डेवलप करने हैं अपने पर्टिकुलर एरिया में। तो फर्स्ट आदर्श ग्राम मॉडल जो था यहाँ पर ये डेवलप किया गया है बेसिकली 2016 में, 2 मोर 2019 में, ताकि चीजों को आगे लेकर चला जा सके। देखिए होता क्या है, अगर गांव के अंदर आप लोग अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, वहां पर एक छोटा सा स्कूल हो जाए, ठीक है, कुछ फैसिलिटी अच्छी हो जाए वहां पर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से,
इसी के साथ में एमजी नरेगा की स्कीम है, वो स्कीम वो इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर गांव में अच्छे से हो जा रही है, ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी छोटी छोटी चीजें अगर इंप्लीमेंट करते तो अच्छा रहता है, ठीक है। 2019 से लेकर 2024 तक का 5 मोर आदर्श विलेज जो है वो डेवलप करने की बात की गई ईच एमपी को, ठीक है, 1 इन ईच ईयर, ताकि उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। पर लेकिन कई बार यहाँ पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि एक्सपेक्टेड आउटकम जो है वो नहीं निकल कर आता है, पर लेकिन कई बार चीजें अच्छी भी होती हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, तो यहाँ पर एक तरीके से फ्री आइडेंटिटी जो सुटेबल ग्राम पंचायत है, यहाँ पर ये डेवलप किया जाएगा आदर्श ग्राम पंचायत के तौर पर। अगर बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बोली गई है बेसिकली कि वो फ्री है कि कौन सी ग्राम पंचायत उसको डेवलप करनी है, पर लेकिन यहाँ पर अदर देन हिज और हर ओन जो विलेज है, यानी कि अपना गांव, अपनी वाइफ का गांव, उसको छोड़कर किसी भी गांव को वो चूज कर सकते हैं उसको एक तरीके से आदर्श गांव बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि अपनी ससुराल और अपने गांव को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको छोड़कर किसी को भी वो डेवलप कर सकते हैं। पता चला गांव में दूसरी मतलब ससुराल की गांव में जाकर उसको डेवलप कर दिया, ये दिखाने के लिए वाह हमारे दामाद जी ने पूरा गांव सुधार दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली। एक तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए वहां पर कोई, ठीक है। एक तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है। एक ऐसी चीजें बोलने की कोशिश की जा रही है। तो कहने का मतलब ये कि आप लोग वहां पर सबके लिए इक्वल चीजें प्रोवाइड करानी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो रूरल डेवलपमेंट है उसके द्वारा यहां पर चीजें लाई गई थी। 127 सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड लगभग यहां पर 1806 स्टेट स्कीम यहां पर जो कि इसके तहत लाई गई उनको इंप्लीमेंट करने के लिए बोला गया। इसमें इंक्रीज करना है लाइवलीहुड और इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गांव के अंदर में, रिड्यूस करना है डिस्ट्रेस जो माइग्रेशन का है। लोग क्या करते हैं वहां से निकलकर शहर जाते हैं, शहर में काम करते हैं, वहां पर कई बार खाने पीने रहने की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है, दिक्कत हो जाती है उसकी वजह से। इसी के साथ में बाउंडेड लेबर से फ्री करने की बात की गई, यानी कि बंधुआ मजदूरी कि एक तरीके से इंसान को एक बंधुआ मजदूर बना लिया, फिर उसको उसके पैसे भी ढंग से नहीं दिए जाते और दिक्कत देखने को मिलती है। चाइल्ड लेबर को, मैनुअल स्कैवेंजिंग को, तो ये सारी चीजें बंद करने की बात की गई। 100% रजिस्ट्रेशन डेथ और बर्थ का होना चाहिए ताकि पता चलता रहे कौन कौन क्या क्या है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया में, कल को लड़ाई छिड़ जाती है तो गांव में प्रॉपर उसका सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। पीस और हार्मनी के साथ में रहे यहाँ पर। इसी के साथ में इफेक्टिव ग्राम पंचायत होनी चाहिए ताकि ढंग से काम चल रहा हो। तो आदर्श ग्राम कैसा हो, तो उसके लिए ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं अगर आंसर राइटिंग में भी कुछ लिखने के लिए आ जाता है तो। बाकी प्रीलिम्स में भी अगर आप लोगों से स्टेटमेंट देकर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो ये मत बोलना यार ये हमको पता नहीं है आदर्श गांव कैसा होता है, तो आदर्शवादी दुबे बता दिया कैसा होता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया है। अब देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने। पहले एक कोटेशन देखी, ये वीडियो के टाइमिंग आप लोग जरूर याद रखेगा। बाकी यहाँ पर जो मेल के बारे में मैंने बताया वो चीजें जरूर याद रखना, आगे से थोड़ा सा उसके बारे में आप लोग फोकस देना कि एक जगह इकट्ठी करके अगर कोई चीज भेजनी है ना तो उसको एक जगह इकट्ठी करके भेज देना, इससे मुझे सहूलियत मिल जाएगी क्योंकि इतना टाइम नहीं होता यार। तो थोड़ा सा उसमें बस मेरी हेल्प कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा करिएगा इसमें जरूर यार हेल्प। पूसा डिकम्पोजर के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बात की बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, एक पर्टिकुलर मैंने सिस्टम भी आप लोगों को यहाँ पर समझाया डिटेल में। इसी के साथ में हम लोगों ने अपनी कंट्री के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं और अभी भूटान को उन्होंने अपनी जो चेयरपर्सन जो है वो ट्रांसफर किया वो समझा हम लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है उसके बारे में हम लोगों ने बात की। इसी के साथ में हम लोगों ने बात की कि इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में क्या क्या काम किया जा रहा है, खासकर जो वोटर के बारे में हम लोगों ने बात की। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बात की पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, अफ्रीकन मूल के लोगों के साथ में क्या क्या जाति हो रही है वो सारी समझी, उसको सुधारने की बात की गई। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आइडिया रखेगा। स्नेक बाइट सांप के काटे से क्या क्या दिक्कत है और ट्रॉपिकल रीजन में कहां पे क्या क्या दिक्कत देखने को मिलती है, तो काफी डिटेल में इसके बारे में हम लोगों ने जाना जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। स्कीम जो है यहाँ पर संसद ग्राम, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझा, कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल डिस्कशन। अब क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहले बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अप्रूव किया गया परमानेंट फोरम फॉर द पीपल ऑफ, किसके लिए, ठीक है। फोरम जो है उसमें थीम क्या उसकी रखी गई है बेसिकली जनरल असेंबली के द्वारा यहाँ पर इंटरनेशनल डिकेड ऑफ पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट कब लॉन्च किया गया, कब से कब तक का। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में बात की हम लोगों ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सॉरी, ठीक है। तो स्नेक बाइट के बारे में बात की जाए तो कितने प्रतिशत ग्लोबल की हमारी कंट्री में आप लोगों को चाहिए देखने को मिलेगी। स्नेक बाइट जो है यहाँ पर किसको द्वारा बोला गया कि हाई प्रायोरिटी नेग्लेक्टेड डिजीज है यहाँ पर, इसके बारे में बातें करनी चाहिए, ठीक है। बायो डिकम्पोजर के बारे में बात की जा रही है, तो टेक्निक का नाम क्या रखा गया आप लोगों को ये बताना है। कितने गीगावाट और कब तक का हमारी कंट्री में अचीव करने की बात की जा रही है ये बताना है, और कितना 60% यहाँ पर सोलर एनर्जी से आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो चेयरपर्सन थे यहाँ पर अभी फिलहाल जो थे यहाँ पर
पर 11वीं मीटिंग के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में बात की तो आप लोगों को बताना है FEMO ये क्या है बेसिकली, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो डिटेल में डिस्कस किया, थोड़ा सा रिव्यू एक बार कर लेते हैं लास्ट वाला लेक्चर, ताकि आप लोग थोड़ा सा याद रख पाए। तो रिवीजन जरूर किया कीजिए, तभी आप लोग चीजों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। बात की जा रही है यहाँ पर सेंट्रल काउंसिल ऑफ जो इंडियन मेडिसिन है, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है, पर कौन से मंत्रालय के अंदर है तो बताओ। आत्मनिर्भर ये नारी के बारे में बात की, इसका नाम पूरा बताना है आप लोगों को। यहाँ पर DAYNRLM ये क्या है, जिसके तहत यहाँ पर ये काम देखने को मिला। अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, जो यहाँ पर मॉनसून सेशन जो है वो अभी लेस प्रोडक्टिव रहा, काफी ज्यादा है, 4th लेस प्रोडक्टिव, ठीक है। डिप्टी यहाँ पर डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बारे में बात की थी, तो कौन कौन सी कंट्री के मिले, किसके द्वारा शेयर किया गया, कौन सी कंट्री से मिलने वाली आगे आने वाले टाइम में वो भी बताना है, और नेक्स्ट मीटिंग कहां पर होगी ये भी। 1921 में यहां पर पर्टिकुलर एक एस्टेब्लिश की गई थी काउंसिल, जिसको 100 साल पूरे हो गए तो इनोग्रेट किया गया। कहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल आप लोगों को ये बताना है, और हमारी कंट्री में कौन सा आर्टिकल है जो कि बोलता है लेजिस्लेटिव एक लेजिस्लेचर होना चाहिए और गवर्नर होना चाहिए, उसके साथ में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को प्रेजेंट करता है। तो आरबीआई की फुल फॉर्म बताइए फिर यही हो गया, चलिए कोई नहीं, एंजॉय करिए कई बार कर देता हूँ ऐसी हरकतें, चलिए अच्छी बात है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है इसके, ठीक है ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है यार, आरबीआई खत्म करना था बेसिकली, ठीक है। यहाँ बात करते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मेडिकल, जो बेसिकली सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर। आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। पीआरएस लेजिस्लेटिव जो रिसर्च है उसके द्वारा डेटा प्रस्तुत किया गया, मॉनसून सेशन कैसा रहा। श्रीलंका, इंडिया और इसी के साथ में मालदीव, इनके जो डिप्टी सिक्योरिटी एडवाइजर मिलते हैं, और अभी यहाँ पर बांग्लादेश, सेशल्स और मॉरिशस भी मिलने वाले हैं मालदीव में, ये पार्ट बनने वाला है इसका। मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली को 100 साल पूरे हो गए, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसके बारे में आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, इसी के साथ में बात की जाए तो बिहार और महाराष्ट्र और कर्नाटक, यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है हमारे देश में। आर्टिकल 168 के बारे में याद रखिएगा, ये बेसिकली बात करता है लेजिस्लेचर और गवर्नर होना चाहिए स्टेट के अंदर में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करता है। आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, और हाँ, जिस तरीके से आप लोग चीजें शेयर कर रहे थे ना, किताबें वगैरह, उसी तरीके से आप लोग जो है अगर कुछ पढ़ते हैं, नया कुछ सीखते हैं, तो ये चीजें किसी को पढ़ा भी सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग एक तरीके से ना जो चीजें आप लोग सीखते हैं किसी को पढ़ाएंगे तो आप लोगों को रिवीजन भी हो जाएगा। अगर चीजें नहीं पढ़ानी है तो आप लोग वीडियोस तक पहुंचा सकते हैं, जिसके साथ में आप लोग डिस्कस करें चीजें, तो वो भी कुछ समझे, आप भी समझो, एक अच्छा माहौल आप लोगों का बना रहे। तो एक तरीके से अपनी सोसाइटी को इंप्रूव सोसाइटी बना सकते हैं, और आप लोगों को पता है कि अच्छी चीजें बांटने से, उन्हें खुशियां बांटने से बढ़ती है। तो वही चीजें बाकी यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, आसपास सफर रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करने। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।